अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर। इसकी वजह यह है कि उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है और ये 14वीं उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदबी शख्सियात होंगी, यहाँ पर बहुत सी ऐसी शख्सियात होंगी जिनसे हम अंदर जाकर बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि वो क्या समझते हैं उर्दू ज़बान जो कि हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन हम अपनी ज़बान की अहमियत को शायद भूलते जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। हम अपनी ज़ुबान से पीछे होते जा रहे हैं और अपनी ज़ुबान को शायद हमने उतनी अहमियत दी भी नहीं। यही वजह है कि आज हमारी जो ज़ुबान है वो पीछे होती जा रही है। हालांकि दुनिया में ये 11वें नंबर पर आती है, उर्दू ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो है उर्दू से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कहा यह जाता है कि किसी भी कौम की पहचान उसकी ज़ुबान होती है और तरक्की की ज़ामिन भी उसकी अपनी ज़ुबान होती है। तो क्या हम वाकई में अब तक तरक्की कर पाए हैं? क्या अपनी ज़ुबान को हमने अहमियत दी है? ज़ुबान की, उर्दू ज़ुबान की, कौमी ज़ुबान की क्या वाकई में हम अहमियत को भूलते जा रहे हैं? इसकी अहमियत है तो क्या अहमियत है? यहाँ पर वो तमाम उर्दू दान, वो शख्सियात जो अंदर मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे आखिर क्यों। आइए चलते। हमारे साथ इस वक्त मुनव्वर सईद साहब मौजूद हैं जो कि नामवर अदाकार भी हैं और आर्ट्स काउंसिल के नायब सदर भी हैं। उनसे उर्दू के हवाले से हम बात करेंगे। उर्दू कॉन्फ्रेंस की सर आज जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, 14वीं ये उर्दू कॉन्फ्रेंस है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद की जाती है, ये यकीनन आर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा काम है और मेरे ख़्याल है पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ा इज्तिमा उर्दू के हवाले से कोई और नहीं होता। और इसका सेहरा जो है वो हमारे जो सदर हैं अहमद शाह, उनके सर है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार इसे हमेशा इसी तरह कामयाबी से कायम रखे। आमीन। सर, आप समझते हैं उर्दू की अहमियत कम होती जा रही है हमारे मुआशरे में? 11वीं नंबर पर आती है ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानों में दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं उर्दू में बात करने में। बहुत से अब अगर ऐसे नौजवानों में देखा जाए, क्या समझते हैं अपनी ज़ुबान से दूरी इतनी क्यों हो? ये नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमने उन्हें अंग्रेज़ी बोलने के लिए मजबूर किया है कि नहीं अंग्रेज़ी बोलो वरना लोग समझेंगे तुम जाहिल हो। हालांकि बिल्कुल गलत बात है। सही उर्दू बोलना बहुत ज़रूरी है और सही उर्दू बोलने के लिए हमें अपने बच्चों को पूरी तरह तैयार करना चाहिए। इंशाल्लाह वो हमेशा कामयाब रहेंगे। सर, नौजवानों के लिए, आजकल के नौजवानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम उर्दू के हवाले से? जहाँ उर्दू के हवाले से मैं यही पैगाम दूँगा कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलें, अच्छी उर्दू बोलें और ईमानदारी से उर्दू बोलें। इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी वो कामयाबी से गुजारेंगे। सैफ़ी हसन साहब नामवर अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू में डायलॉग्स इतने मज़े से और इतनी खूबसूरत तरीके से आप अदायगी उसकी करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उर्दू को हम देखते हैं आजकल की जो जनरेशन कह लें या बहुत से ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी उर्दू अगर कोई बोलता है और अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो वो उसकी इंटेलिजेंस का जो मयार है वो इसी तरह से करते हैं। इफ़ आई एम नॉट, ये जो जिस तरह की बात आप कर रही हैं कि लोग उर्दू से इंटेलिजेंस का मयार परखते हैं अंग्रेज़ी से उर्दू के मुकाबले में, तो मैं समझता हूँ उन लोगों के अपने ज़हनी मयार को मैं इस काबिल नहीं समझता कि उनके बारे में बात की जाए, जो अगर किसी इस वजह से करते हैं तो। क्योंकि उर्दू भी उतनी ही बड़ी ज़बान है, इफ़ नॉट बिगर, जितनी बड़ी अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी भी एक बहुत बड़ी ज़बान है, क्योंकि किसी भी ज़बान का आप मयार उसके अदब से परख सकते हैं। और उर्दू में जितना बड़ा अदब, जितने बड़े अदीब मौजूद हैं, दुनिया की बहुत कम ज़बानें ऐसी हैं जिसमें इतने बड़े बड़े अदीब और इतना बड़ा हुजूम वाइज भी इतना बड़ा अदब और मयार वाइज भी इतना बड़ा अदब मौजूद है। और सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बर-ए-सग़ीर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू के अदीब, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू के ऊपर PhD किए जाते हैं, PhD कराए जाते हैं। तो इसलिए ये बात तो मैं इसको इस काबिल नहीं समझता कि उन लोगों का जिक्र भी किया जाए जो उर्दू और अंग्रेज़ी को इस तरह से मवाजना करते हैं।
अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उर्दू के हवाले से, उर्दू की आलमी ये कॉन्फ्रेंस है और 14वीं ये कॉन्फ्रेंस है। सर, आप क्या समझते हैं सैफी साहब कि उर्दू जो है 11वें नंबर पर आती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज, सबसे बोली जाने वाली ज़ुबान, लेकिन हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि तरक्की अगर हमें करनी है तो अपनी ज़ुबान तो हम बिल्कुल ही भूल गए। अंग्रेज़ी में तरक्की की जा सकती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में वो अपनी ज़ुबान पे अबूर है और उन्हीं ज़ुबानों के बलबूते पे उन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की है। तो अगर हम अपनी ज़ुबान को अहमियत दें तो आपको लगता है कि अभी हम जितनी तरक्की पजीर हम मुल्क हैं तो हम तरक्की कर सकते हैं? अहमियत देने का क्या मतलब है? बुनियादी तौर पे आपको करना ये होगा कि जो हमारे उलूम व फ़नून हैं जिनको के जो उर्दू ज़बान में इनिशिएट नहीं हुए, उर्दू ज़बान में जिनकी इब्तिदा नहीं हुई, उनका उर्दू में तर्जुमे करने होंगे, फ़नून के उलूम के तर्जुमे करने होंगे। तभी जाकर आप एक किसी भी तालिब इल्म को ये कह सकते हैं कि आप सोशल स्टडीज़ के बजाय माशरती उलूम पढ़ें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि माशरती उलूम आपके पास उर्दू में मौजूद हो। तो ऐसे बहुत से उलूम हैं जो उर्दू में मौजूद नहीं है। इसलिए मैं इस बात में कोई क़बाहत नहीं समझता कि कोई आदमी दूसरी ज़बान सीखे। बिल्कुल सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़बान की अहमियत को, लेकिन अपनी ज़बान होती है, उसके ऊपर उबूर ज़रूर होना चाहिए, उसकी तालीम ज़रूर होनी चाहिए। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मैं समझता हूँ इसमें बड़ी मदद करती हैं, इस फीलिंग को डेवलप करने में, इस एहसास को डेवलप करने में कि हमारी ज़बान एक बड़ी ज़बान है और हमें उसको सीखने में शर्मिंदी नहीं बल्कि फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, हमें हमारे सरदार शाह साहब जो कि वज़ीर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी रश में लोग जो हैं, हर कोई चाहता है कि जो मुख्तलिफ यहाँ पे शख्सियात यहाँ पर आई हैं उनसे सवाल किया जाए, उनसे बात की जाए और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से और आज के इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के हवाले से उनसे बात की जाए। हम भी सरदार शाह साहब के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं उनसे बात करें और वो इस हवाले से क्या समझते हैं। 14वीं ये कॉन्फ्रेंस है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए चलते हैं। जी, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इवेंट है, रोशन ख्याल पढ़े लिखे दानिशमंद लोगों का, और जो पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। ये 14वां जो मेला हुआ है, 14वीं कॉन्फ्रेंस है, तो ये एक कामयाबी है तसलसल की, जिसमें आर्ट्स काउंसिल और अमन शाह साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है जो हम इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए जो काउंटर कल्चरल नैरेटिव है वो यही है, और कोई नहीं हो सकता इस मुल्क में। अभी सियालकोट का जो वाक़या हुआ आप देखें कि कितना भयानक, अभी तक लोगों के आंखों से जो है वो आंसू नहीं सूखे। तो मैं समझता हूँ ये एक चीज़ जितनी हम बढ़ाएंगे तो हम काउंटर कर पाएंगे। अच्छा सर, पूरी दुनिया में उर्दू सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानों में 11वें नंबर पर आती है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं बहुत से उर्दू बोलने में बड़ी शर्म महसूस करते हैं। उनको लगता है दूसरी, अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेजेस आना, ज़ुबानें आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़ुबान को अहमियत ना देना, ये आजकल की जनरेशन ऐसा क्यों कर रही है? ब्रिटिश कॉलोनी के हम जो गुलाम रहे हैं इतना अरसा, तो अंग्रेज़ी थोड़ी गालिब हो गई है हम पे ज़्यादा। वो चाइनीज़ नहीं होते, जर्मन नहीं होते, अरब नहीं होते, स्पेनिश नहीं होते, हम मरऊब हो जाते हैं उस ज़बान से। तो हमें इस ज़बान में बेसिकली, इस ज़बान अभी तक हमारे राब्ते की ज़बान है, हमारी जितनी भी ज़बानें हैं उसमें हमें साइंस की ज़बान बनाना पड़ेगा। इन ज़बानों को, इनमें हमें साइंस की जो फ्रेजेस हैं वो लाने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस की जब तक ज़बान नहीं बनेगी तब तक बच्चों के लिए भी रुकावट होगी। तो इस पे काम होना चाहिए। जितनी लैंग्वेज डेवलपमेंट के इदारे हैं, चाहे उर्दू के हों, सिंधी के हों, पंजाबी के हों, उनको ये काम करना है, बुनियादी तौर पर उनको काम करना चाहिए, उनको करना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उर्दू की अहमियत के हवाले से? कौमी ज़ुबान है हमारी, दीगर ममालिक में, यूरोप में भी अपनी ज़ुबान पे अबूर हासिल है और तब भी तरक्की हासिल की है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद अगर उर्दू का इस्तेमाल ही अंग्रेज़ी का किया जाए तो ही तरक्की हो सकती है। हम अंग्रेज़ी के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा हम किसी ज़बान के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं कि उर्दू जो है वो बरसगीर को जोड़ने वाली ज़बान है, मुख्तलिफ सकाफ़तों को, लैंग्वेजेस को कनेक्ट करती है। तो उर्दू की डेवलपमेंट के लिए, उर्दू के आगे उसको बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ जो इदारे बने हुए हैं उनको इस पे काम करना है। अब इस पे लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम अब स्क्रीन पे होगा, अब पेपर से निकल के अब स्क्रीन पे लाना पड़ेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ उर्दू के पीछे नहीं है, उर्दू काफ़ी आगे है। हम अपने तलीमी इदारों में जो लाजमी जो उसको नफाज है वो अगर हम कर पाए तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चे भी कल लिख पढ़ सकेंगे।
14वीं उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक़्क़िद की गई है। आर्ट्स कौंसिल में हम मौजूद हैं। बहुत सी यहाँ पर अदबी शख्सियात और मुख्तलिफ़ शख्सियात हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और बाकी में उर्दू के हवाले से बड़ी खूबसूरत वो तमाम लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात और सबसे जो अच्छी बात, खुशाइन बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी हैं, तो उर्दू से उनकी जो मोहब्बत है उनको यहाँ पर खींच के लेकर आई है। उर्दू से उनकी इस मोहब्बत के हवाले से हम और बात करेंगे। उर्दू ज़ुबान कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, उर्दू ज़ुबान क्या खूबसूरत ज़ुबान है। वो कहते हैं कि किसी भी ज़ुबान में जब गुफ्तगू की जाती है, अगर अपनी उस ज़ुबान में मिठास हो, खूबसूरती हो तो क्या ही बात है। और बाकी में उर्दू उनमें से एक ऐसी ज़ुबान है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ अदा की जाती है। अगर वाकई में इसके ऊपर सही से उबूर हो और बात करने वाला सही हो, तलफ़्फ़ुज़ सही हो, अदायगी सही हो, खूबसूरत हो तो क्या ही बात है। यहाँ पर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद यहाँ पर जो शख्सियात हैं उर्दू की इस आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में पंजाब से भी लोग आए हैं और पंजाब से ख़ास तौर पे ये उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। उर्दू ज़ुबान से इनकी जो मोहब्बत है या क्या इनको यहाँ पर खींच के लाई, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सामने को सर, आपका नाम? शहजाद शफी। अच्छा, आप लोग पंजाब से ख़ास तौर पे इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं? जी, हम साउथ पंजाब से हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे दोस्त से हैं, सारा डेलीगेशन हम लोगों का आया हुआ है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी बेसिकली हमारी पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के कल्चरल विंग के। यहाँ पे जो हेड थे वो भी यहाँ पे थे, सरदार शाह साहब भी थे, उनके साथ पूरा डेलीगेशन हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी। अच्छा, उर्दू की अहमियत, उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन हम काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि उर्दू से दूरी बहुत होती जा रही है लोगों की अपनी ही कौमी ज़ुबान से। क्या वजह है इसके पीछे, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ज़बानों का पाकिस्तान में ओवरऑल क्राइसिस है, सिर्फ उर्दू ज़बान का नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ जितनी ज़बानें बोलती हैं उनको देखें तो पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, सिंधी है, वो सारे अपनी मदर लैंग्वेजेस से हट के वो भी एक दूसरी लैंग्वेजेस पे अपने बच्चों की तरजीह दे रहे हैं। जो बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज से आप हट जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप अपनी नेशनल लैंग्वेजेस से भी थोड़ा सा आप दूर होंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ उर्दू ज़बान पे नहीं, पूरी ज़बानें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना क्राइसिस पे हैं। और इस वक्त उर्दू ज़बान समेत पूरी ज़बानों को अगर हम कौमी ज़बानों का दर्जा दें जैसे कि इंडिया के अंदर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उर्दू ज़बान समेत हमारे यहाँ के मुल्क की जितनी भी ज़बान है प्रिजर्व हो सकती हैं और हम लोग उसके अंदर आगे फ्लो तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, तरक्की आप समझते हैं क्या हमारी कौम ने अभी तक जो नहीं की है? तरक्की पजीर मुल्क है हम लोग, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। जो दीगर ममालिक हैं, यूरोप है, वहाँ पर अपनी ज़ुबानों पे उबूर हासिल है और अपनी ही ज़ुबानों की वजह से वो लोग तरक्की उसमें भी अपनी ज़ुबानों में भी हासिल की है। आप क्या समझते हैं, क्या यही वजह है कि हम लोग अपनी ज़ुबान से बहुत पीछे हैं, इस वजह से हमने तरक्की नहीं हासिल की? बिल्कुल, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग जो है ना, ये तरक्की पजीर से भी थोड़ी निचली सतह पे हैं। तो हम लोगों के अंदर एक बेसिक कम्प्लेक्सेस हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, आप जर्मनी में जाएं, आप यूके में जाएं, तो सबसे पहले वहाँ पे बेशक इंग्लिश पढ़ाई जाती है हमको, लेकिन मैं वही एक मेरी बात का फोकस है क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, मेरी सराइकी लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज। मुझे इस चीज़ का डेलिबरेटली एहसास है कि आप अपनी पहली लैंग्वेज को आप छोड़ेंगे तो आपकी अगली लैंग्वेज पे भी आपकी ग्रिप नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि आपकी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं, मदर लैंग्वेजेस हैं, और उसके साथ जो हमारी कौमी ज़बान है, और कौमी ज़बान को एक पूरी इक्वालिटी के साथ आप सारे सूबों के अंदर आप स्प्रेड करेंगे, रेसिज्म से थोड़ा सा हट के, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। यहाँ पे मसला यह है कि ज़बानों को एक मुख्तलिफ तबकों के साथ जोड़ दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ज़ुबानों को तबकों के साथ भी, और आज भी हमारा मुल्क लगता है कि आज़ाद नहीं हुआ, हम लोग आज भी ज़ुबान और कौमियत में फंसे हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ज़बान और कौमियत के नाम पे जब आप पॉलिटिक्स करेंगे, हेट स्पीचेस करेंगे और कौमों को डिवाइड करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट डेफिनेटली यही निकलेगा कि इस ज़बान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। इसी वजह से यहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव सोच के अब
राइटर, इंटेलेक्चुअल और शायर नहीं आ रहे जो कि 70s में हम लोग ने देखे हैं। यहाँ पे फैज़ साहब जैसे फेसेस देखे हैं, जालिब साहब जैसे देखे हैं। अब मादरत के साथ उस तरह का स्टफ़ जो है ना वो मादूम होता जा रहा है। बिल्कुल मादूम होता जा रहा है। आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? उर्दू कॉन्फ्रेंस है, 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। आप साउथ पंजाब से आए हैं इसी के लिए ख़ास तौर पे, जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ इसलिए ही आया हूँ कि ताकि मुख्तलिफ जो यहाँ शायर, अदीब, मुख्तलिफ तबकात के लोग जो है उनकी बात को सुना जाए, नए जो सवालात हैं या नया डायलॉग हो। ख़ुसूसन इस मतलब हमारा जो मुल्क है वो उर्दू और बाकी जो यहाँ की मकामी मादरी ज़ुबानें हैं, लोगों की मकामी बोलियाँ हैं। जैसे आपने शहजाद भाई से सवाल किया, तो कोई भी कौम जब तक अपनी माँ बोली में या अपनी कौमी ज़बानों को तरक्की नहीं देती तो कोई किसी किस्म की तरक्की ना वो साइंसी तौर पर कर सकती है, ना वो किसी अपने जो उनके समाज के उलूम हैं उसके हवाले से बढ़ सकती है, और ना ही किसी किस्म की सनती तरक्की हो सकती है। क्योंकि अभी हम देखते हैं ख़ास तौर पे जो केस होता है कि पाँचवीं छठी तक जब तक लोग उर्दू में पढ़ते हैं तो बच्चे जो है वो जा रहे होते हैं शानदार तरीके से। जब उनके सामने अंग्रेज़ी का एक हर्डल आता है तो वहीं पर बात रुक जाती है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी कौमी ज़बान में या मादरी ज़बानों में तालीम दी जाए, क्योंकि जो ज़ुबान उनके माहौल में बोली जाती है उनके लिए आसान होता है उसको समझना, उसमें बात करना, और उसकी जो आप ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि जो उसके फोनेटिक्स हैं और जो उसकी मैकेनिक्स हैं उसको वो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और आगे बात कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम ये जानना चाहेंगे, जितनी ज़ुबानें बोलनी आए बहुत अच्छी बात है, चाहे अपने मुल्क में जितनी ज़ुबानें बोली जा रही हों या दीगर ममालिक में जो बोली, बहुत अच्छी बात है, ये आनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग, इस माइंड सेट के लोग हम देखते हैं जिनको ये लगता है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप सिर्फ उर्दू बोलते हैं तो आप जाहिल हैं, या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, या आप किसी काबिल नहीं हैं। आपको हिकारत से देखा जाता है, ओ इसको अंग्रेज़ी नहीं आती है। उनको मयार जो है किसी भी इंसान का वो अंग्रेज़ी बोलने में लगता है। अंग्रेज़ी बोलना, हम बिल्कुल अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन अपनी ज़ुबान में इतनी शर्म, ऐसे माइंड सेट के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मामला ये है कि ये जो एलीट का सिंड्रोम मैं इसे कहूँगा कि जो हमारी इशराफिया का एक सिंड्रोम है, ये उसकी वजह से होता है। ख़ास तौर पर जब यहाँ पर बरतानिया का राज रहा है और बरतानिया ने जैसे इसको अगर हम पीछे ले जाएं तो ये यानी कोई एचिसन कॉलेज या चीफ्स कॉलेज की कहानी है कि वहाँ से आने वाली एलीट और हमारी जो इशराफिया है और प्लस हमारी अफसरशाही, वो अंग्रेज़ी में इसलिए बात करना चाहते थे या चाहते हैं ताकि हम इन लोगों से ये जो मकामी लोग हैं या बाकी जो तबकात के लोग हैं उनसे ज़रा मुनफरिद दिखें और आम लोगों तक वो हमारी बात ना पहुँचे या वो नहीं पहुँचाना चाहते थे। तो वो एक तबकाती तकसीम की बाइस वो बनी है। इसीलिए ही वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो उर्दू के साथ या किसी मकामी बोली के साथ उन्होंने जोड़ दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो उर्दू में और मकामी बोलियों में इतना अच्छा अदब तख्लीक हुआ है और हो रहा है स्टिल, जो कि शायद अंग्रेज़ी, यहाँ का जो अंग्रेज़ी बोलने वाला तबका है वो उसके कहीं पास भी नहीं जाता। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो लोग इन मकामी बोलियों को या मादरी ज़बानों को या कौमी ज़बानों को अहमियत नहीं देना चाहते। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसानात भी हुए हैं समाज को, और समाज कहीं पर भी हमें जुड़ा हुआ नज़र नहीं आता, उसके परत और तबकात दूर हैं आपस में। लेकिन इसके बावजूद वो उसको रियलाइज़ नहीं कर रही हमारी इशराफिया कि शायद वो लोग इकट्ठे हों और एक ही ज़ुबान को बोलते हुए या मादरी ज़ुबानों को तरक्की देते हुए मुल्क को आगे लेके जाए। मैं रोशनी डालूँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पे, ये कॉन्फ्रेंस ही रोशनी डालने के लिए, उसी अंधेरों को मिटाने के लिए। 14वां बरस है। अहमद शाह साहब को बहुत मुबारकबाद, एंड कराची आर्ट्स काउंसिल जो है दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मुझे ये लगता है कि जो बाकी काउंसिल्स हैं पाकिस्तान भर में, जिसमें लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, उन सब को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कराची आर्ट्स काउंसिल से। और मेरा ख्याल है कि यहाँ जो इंतखाब का तरीका है वो मेरा ख्याल बाकी शहरों को भी अपनाना चाहिए। सुहेल अहमद साहब भी तशरीफ़ लाए थे गुज़िश्ता बरस, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। मैं भी पुरज़ोर तौर पे ये बात कहता हूँ कि जितनी पार्टिसिपेशन यहाँ फ्रेटर्निटी की, राइटर्स की, इंटेलिजेंसिया उनकी सबकी नज़र आती है और वो एक रंग नज़र आता है, मेरा ख्याल ये रंग हमें बाकी शहरों में भी नज़र आना चाहिए। और वो जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें से हम ज़रा निकलें और ये खुशबू जो है और उर्दू जो ज़ुबान है और हमारी जितनी ज़ुबानें हैं पाकिस्तान की कौमी ज़ुबानें, उनको हम सेलिब्रेट करें, अपनी सकाफ़त को और अपने आप को ओन करें।
جب تک ہم اپنی بات خود نہیں کریں گے, اپنی کہانیاں خود نہیں سنائیں گے, تو ہمیں کوئی اور اپنی کہانیاں سنانے لگے گا. تو میرا خیال یہ اہتمام ہوتا ہے, ہر سال ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے, ہر سال بیٹھک ہوتی ہے, آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے, جاننے کا موقع ملتا ہے, پھر وہ مجلہ بھی شائع ہوتا ہے ہر ایک سال کے بعد. تو آئی تھنک ونڈرفل ورک. میرا خیال ہے کہ آپ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے نا, اپنا ہوتا ہے گلے سے لگانے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے, پیار کرنے کے لیے. سو اگر آپ اپنوں سے ہی پیار نہیں کریں گے تو پھر کیا پیغام جائے گا. ہماری قومی زبان ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہی پنجابی, سندھی, براوی, کوئی بھی زبان ہند کو, وہ سب ہماری زبانیں ہیں, ہماری قومی زبانیں ہی ہیں, اور یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے. تو اس میں کوئی ایسی بحث نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا حسن ہے. جو ہم سے نہیں ہو سکا, جو مجھے لگتا ہے غلطی ہے, وہ یہ کہ جن لہجوں کو فروغ دیا جانا چاہیے تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کہتے کہ یہ اردو کا پنجابی لہجہ ہے, یہ اردو کا پشتو لہجہ ہے, یہ اردو کا بنگالی لہجہ ہے. ہم نے اس کا مذاق کیا, ہم نے اڑایا, ہم نے شین قاف پر زیادہ زور دیا, اور لگا کہ اگر تمہیں بولنی نہیں آتی تو ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے, اور اس کی بہت سی ہم نے قیمتیں ادا کی ہیں. سو میرا خیال مناسب بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب ایک پختون, ایک پنجابی, ایک جس کا اگر شاید کراچی سے یا لکھنؤ کا بیک گراؤنڈ نہیں, اس کا لہجہ وہی ادا کر سکے گا, تو اس لہجے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پیار کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کا آپ مذاق بنائیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہنسنا چاہیے, ایک دوسرے پر ہنسنا نہیں چاہیے. جب تک ہم اون نہیں کریں گے, جیسے اب انگریزی ہے, وہ ایک سیکنڈ لینگویج ہے, ایک فارن لینگویج ہے, اہمیت اس کی اپنی جگہ, لیکن جب آپ تراجم کریں گے کتابوں کے, جب آپ ایسا سوچیں گے تو یہ سب ہونے لگے گا. اردو سائنس بورڈ, اشفاق صاحب نے اتنا کام کیا, اتنی کمال کی کتابیں آج بھی موجود ہیں, وہ ہم میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا کیا کام ہوا ہے. فزکس میں, کیمسٹری میں, سائنسز میں, سب لینگویج میں ٹرمینالوجیز بھی بنی, لیکن ہم نے اس کو اون نہیں کیا. سو میرا خیال اب جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے, پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں, تو میرا خیال, اور آئی تھنک اے گریٹ جیسچر, ان کا اتنا اچھا جیسچر ہے کہ آپ نے اب اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہر محفل جو ہوتی ہے اس میں وہ اردو میں بات کرتے ہیں, اور وہ سب سے یہ بھی کہتے ہیں بیوروکریٹ سے کہ جب سب لوگ یہاں اردو سمجھنے والے ہیں تو آپ بھی اردو میں بات کریں. اسی طرح آگے سے ذرا جو ہے وہ آپ کو اون کرنا ہوگا, اور یہ مثالیں ہوں گی تو یہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا. سو کوئی بحث نہیں ہے اس کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ جتنا ہم چٹکیاں جو بھرتے رہے نا, وہ ہنسنے مسکرانے کے لیے تھیں, لیکن وہ چٹکیاں تکلیف دینے لگیں. وہ نہیں ہونا چاہیے, ٹیز نہیں ہونا چاہیے. میری زبان میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا. آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گا, یوتھ سے تو ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے. وہ تو پیغام سن کے تھک گئے ہوئے. آپ لوگ سچے لوگ ہیں, جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ضرور کریں, اور آپ بہت اچھا کریں گے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس زبان کی آبیاری کے لیے بھی, یا جیسے اب رومن آ گیا اور سب کچھ آ گیا, اس کو آپ بہت آگے لے کے جائیں گے. امریکہ ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو, چین ہو, جاپان ہو, کوئی سا بھی آپ اور دیگر ممالک دیکھ لیں, اپنی زبان میں بات کرنے میں ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, بلکہ ان کی زبان جو ہے سرکاری طور پہ بھی ان کی اپنی ہی زبان استعمال ہوتی ہے, بولی بھی اپنی ہی زبان جاتی ہے, اور اپنی زبان بولنے میں ان کو نہ ہی کوئی قباحت ہے, نہ ہی کوئی شرم محسوس ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ ممالک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان, ہم لوگ آج بھی ترقی پذیر ملک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, شاید یہ تو آپ بھی بتائیں گے اس حوالے سے, کہ ہم اپنی زبان میں بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور بات نہیں کرتے. کہیں پہ بھی جاتے ہیں, بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہے وزراء ہوں, ان کے صدر ہوں, یا ان کے وزیر اعظم ہوں, ساتھ میں ان کے ساتھ انٹرپریٹر ہوتا ہے, جو کہ ان کی زبان, جب کوئی انگریزی میں بات کرتا ہے وہ ان کو ترجمہ کر کے ان کی زبان میں بتاتا ہے, وہ اپنی زبان میں اس کا جواب دیتے ہیں, اور پھر وہ آگے انگریزی میں باقی لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر ہمیں نہیں انگریزی میں ہی بات کرنی ہے, وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. چینی صدر کی ایک بڑی, ایک خوبصورت بات اور بڑی ایک مشہور بات ہے. ایک جگہ وہ گئے اور ان سے سوال جو ہے وہ جب کیا گیا انگریزی میں, تو انہوں نے جواب جو دیا وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی چین گونگا نہیں ہوا. ہم کیا گونگے ہو گئے ہیں, ہم گونگے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حوالے سے ہم اور یہاں پر اتنی خوبصورت شخصیات موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ
साथ इस वक्त अहमद शाह साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जो मुनक्किद की गई है 14वीं आलमी कॉन्फ्रेंस उर्दू की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही कमाल का आगाज़ है। सारी दुनिया के स्कॉलर इसमें शरीक हैं, अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं। और ये शुरू भी मैं इसका आगाज़ भी मैंने किया था आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का, और अब एक ये तनावर दरख्त बन गया है। दुनिया के 50 शहरों में अब ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हम शहर हासिल बहसें करते हैं इस पे, अदब पे, सकाफ़त पे, और इसमें रक़्स भी है, मौसीकी भी है, मज़ाह भी है, शायरी भी है, पढ़त भी है, और तमाम जो सकाफ़त की मुख्तलिफ़ जहतें हैं उस पर गुफ्तगू होती है। आज उसका बहुत शानदार आगाज़ हो गया, ओपनिंग सेशन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने ओपन किया है, फिर फैज़ अहमद फैज़ का सेशन चल रहा है, अभी रक़्स शुरू हो रहा है, उसके बाद नौजवानों के गीत हैं जो ख़ास तौर पर कंपोज़ हुआ है फैज़ साहब की नज़में, और इसी तरह फिर कल सारा दिन और 4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा सर, उर्दू की अहमियत के हवाले से आपको लगता है कि आजकल के बहुत से ऐसे इस माइंड सेट के लोग हैं जो ये समझते हैं कि उर्दू के अलावा अगर हमारी अंग्रेज़ी पर अबूर उन्हें हासिल है, जो कि होना चाहिए, बुरी इसमें गलत कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लोग उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है? लोग वापस आ रहे हैं, अब किताबें भी ज़्यादा बिक रही हैं, दूर कैसे हो रहे हैं? फिल्में सारी उर्दू में देखते हैं, ड्रामे सारे के सारे पाकिस्तान के 50 चैनल के उर्दू में देखते हैं, गाना जितना सुनते हैं आप सिर्फ ये ना समझे ना वो सारा उर्दू में सुनते हैं, तो सारे के सारे कनेक्टेड हैं। और अंग्रेज़ी का, मुझे तो अंग्रेज़ी से नफरत नहीं है, अंग्रेज़ी अलूम की ज़बान है, उसके ज़रिए 20 ज़बानों का लिटरेचर हम तक पहुंचता है। ज़बान हमारे बोलते भी हैं, हमारे बच्चे ज़रा दूर हो रहे थे, और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसें और ये सारी चीज़ें आप देखें नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हैं। इसका मकसद ही यही है कि अगली नस्लों तक हम अपनी ज़बान और तहज़ीब को पहुँचा सकें। हमारे साथ इस वक्त अकील जाफरी साहब मौजूद हैं। ये जो पर्सनालिटी हैं इनके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़े अदीब हैं और मुहक्किक हैं, इसके साथ साथ उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के ये साबिक चीफ एडिटर भी हैं। जी वालेकुम सलाम। सर, उर्दू के हवाले से हम जो बात करें, आज ये आलमी कॉन्फ्रेंस है 14वीं उर्दू के हवाले से, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छा यानी जो सिलसिला है, जब से 13 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था और अभी 14वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इससे हम ये इसकी वजह से उर्दू कॉन्फ्रेंसेस को एक नई जहत मिली। और कराची में भी आपने देखा कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हुआ, अदब फेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद लाहौर में, मुल्तान में, भावलपुर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, हर जगह लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुए। लाहौर में बहुत रेगुलर होता रहा अलमरा का जो जश्न होता था, सकाफती कॉन्फ्रेंस होती थी। इस्लामाबाद में भी बुक फेस्टिवल हुआ करता था 8 साल। अब ये 2 साल से कोविड की वजह से ज़रा से ये सिलसिले रुक गए हैं, लेकिन ये बात बहुत खुशाइंद है कि अहमद शाह ने यहाँ पर ये सिलसिला जारी रखा। और पिछले साल तो ख़ास तौर से आपको मालूम है कि सूरत हाल ज़्यादा वो थी कोरोना की वजह से, लेकिन ये कि ये सिलसिले में तातुल नहीं आया और मतलब फासला रखा गया, और उसके बावजूद बहुत यानी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। बस एक चीज़ की ज़रा सी कमी महसूस होती है कि अब हमारे जो हिंदुस्तान से हमारे आते थे बड़े अदीब और शायर, उनमें से चंद का तो इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि जो और अभी वहाँ पर मौजूद हैं बड़े लोग, गुलजार हैं, गोपी चंद नारंग हैं, उनसे हम फिज़िकल नहीं मिल सकते क्योंकि यही कोविड की वजह से भी और कुछ वीज़े के मसाइल हैं। तो लेकिन ये कि इससे ये होता था फ़ायदा हमें कि जब वहाँ से हमारे बड़े लोग आते थे तो वो यहाँ की जो अदबी फ़ज़ा होती थी उसके बारे में उनको आगाही होती थी, और जो वो वहाँ से तशरीफ़ लाते थे तो हमें भी उनके ख़यालात जानने का मौका मिलता था। अभी भी सिलसिला ये है कि अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ अदीब शायर आते हैं, उनके साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, उनके ख़यालात जानने का मौका मिलता है, उनकी किताबें पढ़ने को मिलती हैं, वो हमारी किताबें साथ ले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक ज़ाहिर लिटरेचर फेस्टिवल की वजह से, ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस है इसकी वजह से ये एक बहुत अच्छी एक रिवायत है। और मैंने कहीं फेसबुक पे लिखा भी था कि ये जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है ये कराची वालों की बसंत है। तो उसका ज़ाहिर है मैं इसे अब समझता ये हूँ कि
احمد شاہ نے اسے کراچی والوں کے ایک تہوار کا درجہ دے دیا ہے جس کا سال بھر انتظار رہتا ہے. بالکل، یہ واقعی میں ایک تہوار کی طرح، جیسے کسی نے کہا تھا کہ آج عید کا صبح ہے یہ، اور اردو کی بولنے والے، جو اردو بولنے والے ہیں یا اردو زبان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے واقعی میں یہ ایک عید ہے. اس نوجوان نسل کے لیے اردو کے حوالے سے عقیل صاحب آپ کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ 14ویں عالمی اردو کانفرنس لکھا ہوا ہے، اور اس میں صرف اس عنوان کے علاوہ سب کچھ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ذرا سے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے انگلش میں بھی آپ بینر لگا دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اردو کا بھی بینر ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کو، یعنی یہ جو کارڈ ہمارا چھپتا ہے، جو ہمارا فلائر بنتا ہے سوشل میڈیا کے لیے، اس سب پہ انگریزی عبارت ہوتی ہے. اس سے ہمیں ترجیح دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں انگریزی کی بیجا استعمال سے، اور ان الفاظ کو کم سے کم استعمال کریں گے جن کا مفہوم اور معنی ہمیں اردو میں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے یا ان کے متبادل ہم جانتے ہیں. اگر کسی لفظ کا متبادل نہیں ہے اردو میں، جیسے کمپیوٹر کا نہیں ہے، کی بورڈ کا نہیں ہے، وہاں مجبوری اپنی جگہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں پر متبادل موجود ہیں وہاں پر ہمیں اردو کو اپنی قومی زبان کو ترجیح دینی چاہیے. 14ویں عالمی اردو کانفرنس مسلسل 14 سال تہذیب کے، اردو زبان کے اور فنون کے. میرے خیال سے اس سے بڑی خوشائن بات کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ ہم لوگ تقریباً آلموسٹ پوری دنیا ہی ویسے تو بند تھی 2 سال کے لیے کووڈ کی وجہ سے، اس کے بعد اس کانفرنس کا انعقاد ہونا اور اس طرح کا ایک میلہ سجنا، بہت ہی ایک خوشی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے. اور جہاں تک اس کانفرنس کی اہمیت کا تعلق ہے تو وہ بڑی اہم یوں ہے کہ اس میں صرف اردو زبان ہی نہیں بلکہ پوری تہذیبوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. اس کے مختلف جو اپنے شعبے ہیں آرٹ اور ادب کے، ان کے اوپر اپنے دنیا اردو کے جو بڑے ادیب، شاعر، فنکار ہیں وہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، اور نوجوان اس سے جو کچھ سیکھتے ہیں یا جو سننے کو ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس سے بہت دیکھیے تہذیبوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. اگر بغیر تہذیب، بغیر آرٹ، بغیر ادب کے کوئی بھی تہذیب جو ہے وہ ایک بالکل بے جان تہذیب ہوتی ہے، بے جان معاشرہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور تمام اس کی ٹیم بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے اس عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا اور دنیا بھر سے شاعر، ادیب اور اسکالرس کو یہاں پہ آرٹس کونسل میں جمع کیا، اور تاکہ وہ جو مکالمہ 14 سال پہلے شروع کیا گیا تھا اس کا تسلسل جاری و ساری رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف بر صغیر کو دیکھیں، پاکستان کو نہیں بر صغیر کو دیکھیں، تو بر صغیر میں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان میں جو کامن لینگویج بولی جاتی ہے، چاہے اس کا رسم الخط یا اسکرپٹ کچھ بھی ہو، آپ اسے ہندی کہہ لیں یا کچھ اپنے بنگلہ کہہ لیجئے، لیکن جو کامن اس کے اندر زبان ہے، جو کامن لینگویج ہے وہ اردو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے اس حوالے سے، جسے تقریباً 1.25 ارب لوگوں سے زیادہ لوگ یہ زبان بولتے ہیں. صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ بر صغیر کے لوگ جو دنیا بھر میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں وہاں پہ یہ زبان بولی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ میں جو ان کی اپنی لینگویج کے بعد جو دوسری زبان سیکنڈ لینگویج کے طور پہ جو بڑی زبان ہے وہ اردو ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے. دیکھیے ایک تو جو علاقائی زبانیں ہیں ان کا ادب، زبان، اس کا فن وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اور چونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ زبان جو ہے برج کا کام کرتی ہے، مختلف تہذیبوں کو، مختلف قومیتوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. اگر آپ انگریزی کو دیکھیے تو انگلش جو ہے وہ برٹن سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی تو وہ ایک کامن لینگویج بن گئی اور وہ برج کا کام کرتی ہے. سملرلی چاہے ہم پاکستان کو دیکھیں یا پورے اس سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو زبان جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اپنے پل کا ایک کردار ادا کرتی ہے دوسرے انسان کو، دوسری زندگی کو، دوسری تہذیب کو، دوسرے آرٹ کو سمجھنے کی. اردو کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے جس کا ذکر گوپی چند نارنگ صاحب نے کیا تھا
تقسیم کے بعد، ورنہ یہ اس ریجن کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی زبان ہوتی، لیکن تقسیم کے بعد پاکستان کی زبان، پاکستان کی نیشنل لینگویج ہو گئی اردو، اور ہندوستان نے اس کو ہندی کر دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات تو ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی زبان جو ہے، زبان وہ ہوتی ہے جو صرف اور صرف محبت بانٹتی ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے یہ ایک پیار کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، جو کہ ہمارے درمیان جو ہے جو رشتے ہیں، انسانی رشتے، ان کو مضبوط کرتی ہے اور قائم و دائم رکھتی ہے. میں کینیڈا میں رہتا تھا تو میرے بچے وہاں اسکول میں پڑھتے تھے، تو ہمیں اسکول میں باقاعدہ طور پہ کاؤنسلر نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر پہ آپ صرف اردو بولا کریں. اور میری وائف نے سوال کیا کہ اس کی وجہ، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پہ آپ کی جو مدر ٹنگ ہے، مادری زبان ہے، وہ اردو ہے. انگلش یور سیکنڈ لینگویج ہے، انگلش از یور سیکنڈ لینگویج، تو بچوں کے ساتھ اردو بولیں. میں یہ اس بات میں چونکہ پڑھاتا ہوں، ایک آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا پرنسپل بھی ہوں، بینگ اے پینٹر اینڈ آرٹسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زبان کا ادب، اپنی زبان کا آرٹ، اپنی تہذیب کا آرٹ، اپنے ادب نہیں سمجھتے تو آپ دنیا کی کسی بھی زبان کا آرٹ اور ادب اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. تو میری گزارش ہے کہ اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے، اپنی زمین سے پیار کیجیے، تو آپ دنیا میں خوشبو پھیلائیں گے. ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی اس کی اپنی زبان پر منحصر ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زبان پر عبور رکھتے ہیں اور اپنی ہی زبان پہ اگر بات کی جاتی ہے، اور روزمرہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں، بہت سی، جیسے ہم نے مختلف ممالک کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ سرکاری زبان بھی ان کی اپنی خود کی زبان ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک ترقی بھی کر رہے ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس قوم کی شناخت چھین لی جاتی ہے یا چھن جاتی ہے جو کہ اپنی زبان بھول جاتے ہیں. شاید اردو کی زبان بھی اسی طرح سے بہت سے لوگ بھولتے جا رہے ہیں. بات کریں گے اس کے اوپر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کے ادب پر ان کو عبور حاصل ہے، اور کل ایک سیشن ہونے والا ہے بچوں کے ادب کے اوپر ہی، جو کہ اردو عالمی کانفرنس میں ہوگا. اس پہ یہ اپنا سیشن بھی ان کا ہوگا اور اس کے حوالے سے یہ بات کریں گے. سر، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اردو زبان کی اہمیت، ادب کی اہمیت، بچوں کے حوالے سے آپ ادب پہ عبور رکھتے ہیں. ہم لیکن آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر بچے، میجورٹی بچے ادب سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بچے جو ہیں وہ ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، وہ بہت آگے آیا ہے، سوشل میڈیا بہت آگے آیا ہے. تو یہ ابھی ایک طوفان ہے ڈیجیٹل میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا. اس میں بچوں کو ماں باپ نے انہیں اس میں لگا دیا ہے. وہ موبائل دینے کے بعد جو ہے فری ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اپنے گفتگو میں لگ جاتے ہیں. بچوں کا ادب جو ہے وہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح بچے ضروری ہیں. اگر ہم شروع سے بچوں کو ادب پڑھائیں گے، نظمیں پڑھائیں گے، ان کو مطالعے کی عادت ڈالیں گے، تو ظاہر ہے کہ آگے بڑھ کر یہ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہتر انسان ثابت ہوں گے. آپ دیکھیں کہ آپ جس زمانے میں پرائمری میں ہوں گی تو آپ کو اس زمانے کی نظمیں یاد ہوں گی. قیوم نظر کی جیسے جگنو ہے، علامہ اقبال کی نظمیں، اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں. وہ کیوں یاد ہیں آپ کو؟ اس لیے یاد ہیں کہ بچپن میں آپ نے پڑھی ہیں. بلبل کا بچہ جیسے بالکل آپ کو یاد ہوگا. اسماعیل میرٹھی کی بہت ساری نظمیں یاد ہوں گی، گائے کے حوالے سے جو ان کی نظمیں وہ یاد ہوگی. علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یاد ہوگی. انہی کا ایک جگنو ہے، کیا بات ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا. تو وہ اسی وجہ سے یاد ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی آپ نے، پڑھائی جاتی تھی. اب جو ہے وہ بہت سارے اسکولوں نے اردو کو ختم کر دیا ہے، وہاں کی نظموں کو ختم کر دیا. تو ظاہر ہے کہ بچوں کا ادب پیچھے جاتا جا رہا ہے. لیکن ہم مایوس اس لیے نہیں ہیں کہ آج بھی بچوں کی کتابیں، بچوں کے رسائل جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا ادب اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب بچے ختم ہوں گے. اور میرا ایمان ہے کہ بچے جو ہے
ظاہر ہے کہ نہیں ختم ہوں گے تو بچوں کا ادب بھی ختم نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ہیری پوٹر ہے, وہ کس قدر زبردست سیریز آئی اور وہ کتنی مقبول ہوئی اور اس نے ریکارڈ قائم کیے. میری یہاں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کی سرپرستی کریں. اگر میں یہاں کہوں کہ ہیری پوٹر کی جو مصنفہ ہیں جے کے رولنگ, جب وہ فرانس میں اپنا ایوارڈ لینے کے لیے پہنچی تو وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے وہ انہیں محل سے باہر لینے کے لیے خود تشریف لائے. یہ اتنی بڑی رائٹر جو ہیں بچوں کی آئی ہیں, ان کی سیریز دیکھیں آپ کیا کامیابی حاصل کی ہیں. اور اس وقت جے کے رولنگ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں شامل ہے. بالکل بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ادب کی تخلیق کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. اب بچوں کا ادب بڑھے گا اور انشاءاللہ جو ہے ہم نا امید نہیں. بچوں کو آپ تربیت, تعلیم اور بہت سے میسج, بہت اچھا پیغام بچوں کو دیں. دیکھیں تعلیم و تربیت میں یہ حصہ تھا کہ انہیں کہانیاں, اچھا نانی اماں اور دادی اماں کی کہانیاں ہوا کرتی تھی جو سوتے میں بچے سنتے تھے, اور انہیں عادت ڈالی جاتی تھی کہ بھئی وہ جب تک بچہ نہیں سو رہا جب تک دادی اماں انہیں کہانی نہیں سنائیں گی, نانی اماں کوئی کہانی نہیں سنائیں گی. اچھا وہ کہانیاں سینہ بسینہ آگے بڑھتی تھی, وہ کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی تھی. ماؤں کو یاد ہوتی تھی, دادیوں کو یاد ہوتی تھی, نانی, اچھا ہر نانی کی کہانی الگ ہوتی تھی, ہر دادی کی کہانی الگ ہوتی تھی. اور بچے ضد کرتے تھے کہ نہیں مجھے وہ جن والی کہانی سنی ہے, وہ پری والی کہانی سننی ہے, مجھے وہ دیو جو آ رہا تھا وہ کہانی سننی ہے. اسی میں میسج ہوتا تھا. بالکل میسج. اور وہ کہتا تھا کہ بھئی پری جب ملے گی آپ کو, جب جو ہے آپ وہ 3 کام کریں گے, اور 3 کام وہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو وہ پری آپ کو مل جائے گی. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو کسی کی مدد کریں گے. یہ میسج ہوا کرتے تھے اس میں چھپے ہوئے. اور بچے پھر سوچا کرتے تھے کہ اچھا جن آپ کو نہیں پکڑے گا اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے. تو وہ اس سے نا بچوں کو میسج جاتے تھے غیر محسوس انداز میں. اور وہی جیسے بات آپ نے شروع میں کہی کہ اب جو ہے پیرنٹس کو اس کے بجائے وہ موبائل دے دیتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ مختلف گیمز کھیلتے رہتے ہیں, وہ وقت ضائع ہوتا رہتا ہے اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو میری پیرنٹس سے بھی, والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور بیٹھ کے کہانی سنا دیں. اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے مت پڑھیں, لیکن ان کو بچوں کو کہانیاں سنا دیں, کچھ نظمیں سنا دیں, تو وہ ان کا اچھا انسان بننے میں, اچھا کردار بننے میں مدد کرے گی. بالکل سر, بہت شکریہ, آپ نے واقعی میں بہت اچھی بات کی ہے. اور واقعی میں یہ بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو کس طریقے سے, جیسے ہم نے پہلے کچھ گزشتہ دنوں شو بھی کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل فون ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں, اس سے بچوں کو کتنی زیادہ بیماریاں بھی ہو رہی ہیں, بچے جو ہے بیہیویئر بھی ان کے مختلف ہو رہے ہیں, اپنی زبان سے دوری جو ہو رہی ہے لوگوں کی. اس میں سے ایک تو یہ بھی پوائنٹ آ گیا کہ واقعی میں اگر پیغام کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے, ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, ان کو پالش کرنے کے لیے کوئی اچھی سی ان کو کہانی اردو میں سکھائی جائے, ایک تو اردو بھی وہ سیکھیں گے, پھر میسج بھی ان کو ملے گا, جو پیغام ملے گا تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ کرنا واقعی میں بہت ضروری ہے. علی حسن صاحب نے واقعی میں بہت خوبصورت بات کی. ہمارے ساتھ کاشف گرامی صاحب ہیں جو کہ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. ان سے آج کی اردو کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. اردو کی عالمی یہ کانفرنس جو 14ویں کانفرنس ہے یہ منعقد کی گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عید ہے, کانفرنس کم یہ عید ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے عید ہے جو اردو کے متوالے ہیں, پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اور جو لوگ نہیں آ سکے وہ آن لائن موجود ہیں. ہمیں بڑی کمی محسوس ہوئی, پچھلے سال کووڈ کی بہت ریسٹرکشنز تھی تو ہم نے بڑا کمی محسوس کی کہ لوگ فزیکلی یہاں موجود نہیں تھے, لیکن وہ دلوں سے جڑے ہوئے تھے انٹرنیٹ کے ذریعے. تو ہمارے لیے تو بہت خوشی کا مقام ہے. ہم یہ میزبانی ہمیں 14 سال سے کرنے کا اعزاز حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم جو مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم مزید آگے کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اردو کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہاں پر اور بہت سے ادیب اور مختلف شخصیات سے بات کی. اردو کی اہمیت آپ کو لگتا ہے کاشف صاحب کہ آج کل کے لوگوں میں, آج کل کے بچے ہوں یا بڑے ہوں, جوان ہوں, ان میں کم ہوتی جا رہی ہے؟ لوگوں کا کچھ ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس کو اردو اور انگریزی, اچھا جس کو انگریزی آتی ہے اور اردو نہیں, مطلب انگریزی اس کو نہیں آتی ہے, اردو آتی ہے, تو جی وہ سب سے زیادہ قابل ہے, یا اس کو ہم ڈی گریڈ نہیں کریں گے, وہ ان کے لیے زیادہ کچھ اہمیت رکھتا ہے. اصل میں یہ, اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ ہر اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہے جہاں پر انگریز حکومت کر کے گیا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے, وہاں پر بھی جو ہندی بولنے والے لوگ ہیں ان کو ترجیح نہیں دی جاتی, ایسے ہی اردو بولنے والوں کو یہاں ترجیح نہیں جاتے, کیونکہ نوکری کی زبان انگریزی ہے. انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں نوکری کرنے کی زبان انگریزی ہے, قابلیت کی زبان نہیں ہوتی. قابلیت انگریزی میں بھی ہو سکتی ہے, اردو میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ زبان اگر آپ کو اس سے نوکری نہیں ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو اس بات کی طرف محنت کرنی چاہیے. اس کو سرکاری طور پہ قومی زبان کا درجہ دلانے کے لیے سپریم کورٹ کی ریزولوشن آ چکی ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو امپلیمنٹ اگر ہو جائے تو پھر
हर चीज़ की ज़ुबान अगर उर्दू हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर उर्दू उसको फ़ायदा तभी होगा। और फ़ायदे के साथ साथ आपको लगता है कि हमारा मुल्क तरक्की भी तब कर सकता है क्योंकि दीगर ममालिक में अपनी ज़ुबान पे जो उनको अबूर है, लोग उसमें बोलने में शर्म नहीं महसूस करते? कितनी तरक्की आपको तो पता है कि चाइना में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती और वो नंबर 1 है। चाइना में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में आज तक वो लोग नहीं बोलते, बल्कि सऊदीया में भी जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अरबी के अलावा कोई ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको तरक्की करने के लिए अपनी ज़ुबान पर ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ से आज़ादी नहीं ली थी, हम लोगों ने, हमारे रीजन ने अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी, तो हमें निकलते निकलते एक आध नस्ल लग जाती है, तो उसमें हम उसी पीरियड में लगे हुए। अभी 75 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारी वो डायरेक्शन नहीं हो सकी है। लेकिन इंशाल्लाह आपको लगता है कभी होगी डायरेक्शन? अगर इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रही, लोगों को अहमियत के बारे में पता चलेगा, इस ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान की अहमियत क्या है? एक छोटी सी बात करूँ, नौकरियाँ मिलना अगर शुरू हो जाए ना उर्दू ज़ुबान की बुनियाद पर, तो ये मसला हल हो जाएगा। एक मसले का हल है, आपने अगर सिर्फ क्राइटेरिया इंग्लिश से उर्दू शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पर ये सब कुछ फिर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका क्राइटेरिया इस मुल्क में अंग्रेज़ी ज़ुबान है किसी भी नौकरी की मेयार के लिए। जिस दिन वो उर्दू हो गया, ये सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अपनी जगह उसको सपोर्ट ज़रूर देती है, लेकिन अगर आप मुझसे कहना गेम चेंजर क्या है, ये मेरी ज़ाती राय है, वो गेम चेंजर है कि आप नौकरी की ज़ुबान उर्दू कर दें, आप अदालत की ज़ुबान उर्दू कर दें, आप रियाजी की ज़ुबान जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं उसको उर्दू कर दें। और ये सारे के सारे फार्मूलाज वही रहते हैं, न्यूमेरिक्स तो चेंज नहीं होते, नंबर्स तो चेंज नहीं होते, लेकिन आप उसको जाने का अगर स्टैटिस्टिक्स आप उर्दू करके समझा देते हैं तो वो जिस तरीके से सारी दुनिया ने इसी तरक्की की। ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक लिटरेरी इवेंट है और मेरी बेटी है ज़ाशान मलिक, वो इस पर परफॉर्म कर रही है अभी, और वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के ऊपर परफॉर्म कर रही हैं। उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज आपने जाना, यहाँ के जो शख्सियात यहाँ पर आई उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और बाकी में उनकी बात करने से ये उम्मीद जागी है एटलीस्ट मेरे अंदर कि हमारी जो ज़बान है, उर्दू ज़बान, कौमी ज़बान, वो कहीं ख़त्म नहीं होती जा रही, कहीं वो मान नहीं पड़ती जा रही है, बल्कि लोगों में वाकई में इसकी बड़ी मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत है कि लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, बल्कि दीगर ममालिक से यहाँ पर लोग आए हैं, वो पाकिस्तानी भी जो कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए हैं ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और जितनी उर्दू ज़बान से मोहब्बत के हवाले से बात की, जो नौजवान नस्ल यहाँ पर है वो अपनी मोहब्बत का इजहार जिस तरीके से इस ज़बान के हवाले से और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कर रही है, लगता यही है कि अगर इसी तरह से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहें तो आने वाले वक्त में यकीनन जो लोग अपनी ज़ुबान से थोड़े जो दूर होते जा रहे हैं वो यकीनन इसकी अहमियत को एक बार फिर से समझेंगे और हमारी जो ज़ुबान है वो यकीनन बहुत तरक्की करेगी। ज़ुबान, अपनी ज़ुबान पे अबूर हासिल होगा, मोहब्बत होगी, अपने मुल्क से होगी, अपने कल्चर से, तो यकीनन ये मुल्क और ये कौम यकीनन इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर